नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा भर्ती एग्जाम का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन भाग 7। यह 7वां भाग है। इससे पहले मैंने 6 भाग बना चुका है। यदि आप नहीं देखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, सन 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? सन 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? देखिए, कितने जिले थे, बात हो रही है कि 1973 ईस्वी के पहले छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कौन कौन है जिले की संख्या। ये जो 6 कौन कौन से जिले हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा सरगुजा, पांचवा रायगढ़ और छठवा जो है वो है बस्तर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुल जिला है जो कि 1973 से पहले अस्तित्व में आ चुका था। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे सारणी दिया गया है जिला गठन क्रम के हिसाब से। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। देखिए, ये जो 6 जिला है 1973 से पहले इसका निर्माण हो चुका था। और 1973 में कौन सा जिला है, तो दुर्ग जिला से कटकर जो बना है वो है राजनांदगांव जिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव जिला 7वां नंबर का जिला है। 1861 में रायपुर बिलासपुर की स्थापना हुआ, 1906 में दुर्ग का, और सरगुजा रायगढ़ बस्तर का 1948 में। राजनांदगांव की बात करते हैं 1973 में। तो एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, स्थापना वर्ष भी पूछा गया है, साथ ही साथ जिलों के बारे से भी पूछा गया है। ठीक, ये भी पूछा गया है कि उसका मातृ जिला कौन सा है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और आगे बाकी जिलों को देखते हैं। देखिए, 1998 में कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, ये जो जिला है 1998 में अस्तित्व में आया। जहां पे देखिए, बिलासपुर और राजनांदगांव इन दोनों से कटकर जो बना है वो है कबीरधाम। ठीक, और यदि हम बोले राज्य स्थापना के बाद, सन 2000 में राज्य की स्थापना हुआ, और उसके बाद से नारायणपुर और बीजापुर, ये पहला जो स्थिति है जिसमें हम देख रहे हैं नारायणपुर बीजापुर को 2007 में निर्मित हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि बस्तर से नारायणपुर और दंतेवाड़ा से बीजापुर का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये भी है जो कि 2012 में हुआ है। कुल 9 जिला, कौन कौन सा, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा। तो ध्यान रखेंगे 2012। अब यदि हम बात करते हैं आगे 28वां जिला की, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी तक कुल 28 जिला है छत्तीसगढ़ में जो कि अस्तित्व में है। तो 28वां जिला की यदि हम बात करते हैं तो 28वां जिला जो है गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। इसका जो गठन का डेट की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 10 फरवरी 2022 को ये अस्तित्व में आया है। उसके बाद अब बात करें 5 और जिला। तो ये जो जिला है निर्माणाधीन में है, प्रक्रिया चल रही है, और 5 सितंबर को ये अस्तित्व में आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये 5 जिला की निर्मित हो जाने से छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिला हो जाएगा, यानी जिलों की कुल संख्या हो जाएगा 33। तो इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे ये जो 5 जिला यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ये 16, यहां तक हम देख रहे हैं 16 जिला है दोस्तों। और देख रहे हैं 1998 तक की बात है, यानी कि लास्ट जो राज्य स्थापना के पहले जो 1998 में हुआ है। तो कुल 16 जिला, तो ध्यान रखेंगे कुल 16 जिला के साथ छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। दोस्तों, हमारे अकेडमी सीजीपीएससी ड्रीम अकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी, ध्यान रखेंगे, सीजीपीएससी प्यून एग्जाम और सीजी टेट एग्जाम का टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सीजीपीएससी प्यून एग्जाम और सीजी टेट का टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और यह जो है
5 सितंबर से प्रारंभ होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए दोस्तों। इसका फीस मात्र 149 रुपीज है। ठीक है दोस्तों, आप कई लोग पूछते हैं कि एग्जाम किस तरह का होगा सर, तो ये उसी के लिए है खासतौर पे, बल्कि जो टेस्ट सभी स्टूडेंट को देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से क्या होता है, हमारी तैयारी और बेहतर बनता है। आपको मैं यहाँ पे एमसीक्यू करा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ताकि आपका जो है प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए। और दोस्तों आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा, आप टेस्ट सीरीज जरूर खरीदिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है सीजीपीएससी के प्यून एग्जाम में। तो दोस्तों विलंब बिल्कुल भी मत कीजिएगा और यह टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज आपको एक कदम और आगे बढ़ाएगा और सफलता को सुनिश्चित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ का टाटिया टोपे किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का टाटिया टोपे जो है गुंडाधुर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सहज गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का टाटिया टोपे कहते हैं। यदि हम गुंडाधुर के बारे से बात करते हैं तो समझिएगा, एक विद्रोह हुआ था, जनजाति विद्रोह जिसे बोला जाता है, उसका नाम है भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल का जो विद्रोह हुआ था, यदि हम इसका सन की बात करते हैं तो ये 1910 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं, गुंडाधुर जी जो है इसके नेतृत्व किए हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता है गुंडाधुर। ठीक, और जो गुंडाधुर जो है वो नेतनार के जमींदार है। कहाँ के, तो नेतनार के जमींदार है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुंडाधुर से संबंधित क्वेश्चन आता ही है, चाहे उसके विद्रोह के बारे से बात करें या भूमकाल विद्रोह की बात करें या तो फिर उसके व्यक्तित्व के बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 नवंबर 1973 में दुर्ग को विभाजित कर कौन सा नया जिला बनाया गया? तो अभी मैंने बताया 1973 में जो है राजनांदगांव जिला का निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव जिला। ठीक है, आगे देखते हैं, सन 2014 में पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया? ठीक है, तो 2014 की जब हम बात करते हैं तो अनुप शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अनुप शर्मा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यदि हम बात करें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, जो अनुप शर्मा जो है छत्तीसगढ़ यानी कि हॉलीवुड मूवी के अभिनेता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सबको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध रचनाकार पद्मलाल पूनालाल बख्शी छत्तीसगढ़ के किस जिले से थे? यदि हम पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, ये जो है राजनांदगांव, ध्यान रखेंगे दोस्तों, राजनांदगांव जिले से संबंधित है। और राजनांदगांव में कहा, तो खैरागढ़। तो ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव के खैरागढ़ से इनका संबंध है। ठीक है, यानी कि यही इनका जो है जन्म भूमि है। और यदि हम बात करते हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का, तो ध्यान रखेंगे इनका जो है पत्रिका है एक बहुत प्रमुख है, सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका जो है इनके क्या है, संस्थापक है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के क्या है, संस्थापक। ठीक, इस चीज को भी आप ध्यान रख लेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है इनके नाम से, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनके नाम से शोध पीठ का भी गठन किया जा रहा है। ठीक है, शोध पीठ का स्थापना किया जा रहा है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी के नाम से। और यदि हम इसकी रचना की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, यदि हम इसकी रचना की बात करते हैं तो इसकी रचना में है झलमला, कारी, पंचपात्र और क्या लिखो। तो इसके अलावा और भी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है झलमला, कारी, पंचपात्र, क्या लिखो, ये सब के सब पद्मलाल पूनालाल जी के रचना है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी गद्य लेखक के संस्थापक कौन है? तो देखिए छत्तीसगढ़ी गद्य लेखक के संस्थापक है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप भी हम मेरे साथ साथ उत्तर देते रहिएगा। ऐसा लिखिएगा कमेंट्स में, 7 का ए 7 का बी जो भी होगा, है ना, पहले क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो छत्तीसगढ़ी गद्य लेखक के संस्थापक कौन है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे। और चलिए बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, यदि आपको याद होगा तो। लोचन प्रसाद पांडे का एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, ये भी एक साहित्यकार है, इनका रचना जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट है, भूतहा मंडल। और भी है, फिलहाल मैं भूतहा मंडल को याद दिलाना चाह रहा था। ठीक है, तो भूतहा मंडल इनके रचना है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, साहित्यकार के साथ साथ ये जो है
इतिहासकार भी हैं, ठीक है, साहित्यकार तो है ही हैं, साथ ही साथ इतिहासकार भी हैं ये। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। तो देखिए पौराणिक काल में यदि हम बात करते हैं जैसे कि रामायण काल, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता है, या कौशल भी बोलते हैं इसको दोस्तों, दक्षिण कौशल। कौशल एक क्षेत्र है, इस कौशल क्षेत्र के उत्तरी भाग को उत्तरी कौशल और दक्षिणी भाग को दक्षिणी कौशल कहते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। उत्तरी भाग को उत्तरी कौशल और दक्षिणी भाग को दक्षिणी कौशल। और यदि हम बात कर रहे हैं राम जी के बेटे के लव और कुश का, तो ध्यान रखेंगे लव जो है कि बड़ा बेटा है और उनको जो उत्तरी कौशल मिलता है और यहाँ की जो राजधानी होता है श्रावस्ती होता है, और दक्षिण कौशल का राजधानी होता है कुश स्थली। देखिए रामायण काल, तो इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, इसकी राजधानी कुश स्थली मैंने बताया, उसको यह क्षेत्र प्राप्त होता है और इसके नाम से ही इसकी राजधानी को कुश स्थली कहा गया है। बस्तर को दंडकारण्य कहा गया है। देखिए दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे, जिनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य जो है राजा दशरथ को मिल जाता है। और कौशल भाषा की बात करें, दक्षिण कौशल में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ जो है कोसली भाषा का उपयोग किया जाता है, ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और रामायण के लिए यदि प्रमुख स्थान की बात करते हैं तो सरगुजा, रायगढ़, खरौल, शिवनारायण, पंचवटी यानी कि कांकेर, महासमुंद, बस्तर, इन क्षेत्रों में हम रामायण कालीन प्रमुख स्थलों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पथ का भी निर्माण किया जा रहा है, मतलब यह वह पथ है जहां से राम जी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवास किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए? तो देखिए प्रथम बार छत्तीसगढ़ में जो आते हैं वो है 20 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। और इसके पीछे जो उद्देश्य था वो है कंडेल नहर सत्याग्रह। मतलब ये बोल रहा हूं मैं दोस्तों, समझिएगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इनको आमंत्रित किया था। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, इसके निवेदन पर गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ आगमन करते हैं। और चूंकि गांधी जी के आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगमन को देखते हुए किसानों की जो मांग थी उसे पूरा कर दी थी। जो मांग मुख्य रूप से था वो है कर चोरी लगाया जाना। तो ठीक है, इसे अंग्रेज जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि गांधी जी यहीं से जो है ना तिलक फंड के लिए छत्तीसगढ़ से पैसा जुटाते हैं। और यदि हम बात करते हैं गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास का, है ना, यदि हम बात करते हैं द्वितीय प्रवास का, तो ध्यान रखेंगे जो द्वितीय प्रवास है वो 22 नवंबर 1933 का है। इसका उद्देश्य था वो है हरिजन उत्थान। ध्यान रखेंगे इस चीज को, जो द्वितीय प्रवास का जो उद्देश्य था वो है हरिजन उत्थान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक थे। तो छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में देखिए भूमकाल विद्रोह के नायक है गुंडाधुर। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शहीद गुंडाधुर। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे शहीद गुंडाधुर जो है छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक है। देखिए रत्नदेव प्रथम का शासन काल रहा है। तो देखिए रत्नदेव प्रथम का शासन काल जो है वो 1045 से 1065 है। और आपको बता दूं कि जो रत्नपुर की बात कर रहा हूँ तो रत्नपुर नगर का भी इन्होंने स्थापना किया है, और साथ ही साथ वहां जो है महामाया मंदिर निर्माण और नगर निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे से और भी कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए इसकी राजधानी रत्नपुर, इन्होंने 1050 में रत्नपुर नगर की स्थापना की। निर्माण कार्य की यदि हम बात करते हैं तो महामाया मंदिर रत्नपुर और महेश्वर मर्दिनी लाफागढ़ है। ठीक है, और आपको बता दूं रतनपुर को तालाबों का नगर कहा जाता है, और रतनपुर को इसके शासनकाल में संख्या दी गई थी। ठीक है, और रतनपुर में जो है महामाया मंदिर जो बना वो है 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में, और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम जो लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू वो एग्जाम में नहीं आएगा। 100% दोस्तों एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है। और यदि हम सीजीपीएससी प्यून की बात करते हैं तो प्यून एग्जाम जो कि आठवीं लेवल तक इसका योग्यता मांग रहा है, तो इसी तरह का ही क्वेश्चन देखने को हमको मिलेगा दोस्तों। ज्यादा टफ प्रकृति का क्वेश्चन शायद ही मिले। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुलियों की प्रमुख मुद्रा थी, तो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्रा है वो है ऑप्शन नंबर ए कौड़ी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में यदि हम परलकोट विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो है महिपाल देव है ना, वहां इसके जो शासक थे महिपाल देव हैं, और इसी के शासन काल में जो है छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यदि हम बात करें परलकोट विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो समझिएगा कि जो परलकोट विद्रोह है, तो परलकोट विद्रोह जो है 1824 1825, तो 1824-25 ईस्वी में परलकोट विद्रोह हुआ। और यदि हम इसके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो नेतृत्वकर्ता जो है वो शहीद ज्ञानसी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शहीद ज्ञानसी। और ज्ञानसी को परलकोट विद्रोह में नेतृत्व करने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें 20 जनवरी 1825 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। और ज्ञानसी को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो ज्ञानसी को बस्तर का प्रथम शहीद भी कहा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट है परलकोट विद्रोह के बारे से। ठीक, तो इससे जो पूछा गया वो है शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था? तो है महिपाल देव। ठीक, इसी को आप ध्यान रखेंगे। और यदि हम बात करते हैं इसके दमन करता, देखिए यह जो है असफल विद्रोह है, और इसके जो दमन करता है वो है कैप्टन पेबे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सीता बेंगरा गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? तो ये जो है सीता बेंगरा, मैं आपको बता दूं कि जो सरगुजा में जो प्रमुख गुफा है जो कि मौर्यकालीन है, कौन कौन सा है? तो सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा। ठीक है, जोगीमारा। सीता बेंगरा को बोला जाता है प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, प्राचीनतम या प्राचीन नाट्यशाला। ठीक, इसको याद रख लेंगे। और वही जोगीमारा की बात करते हैं, मौर्यकालीन यहाँ से हमें क्या मिली है? ठीक है, यहाँ पे मौर्यकालीन हमें लिपि मिली है, वो जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, भाषा की बात करें तो भाषा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे शुतनुका और देवदत्त के प्रेम गाथा हमें देखने को मिलता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल। ठीक, आगे देखते हैं। सन 1937 के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? देखिए, तो यदि हम 1937 की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है इस समय मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। और यदि मध्य प्रांत की हम बात करते हैं, समझिएगा, तो मध्य प्रांत का जो गठन हुआ है वो है 1861 ईस्वी में। और 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्रदान किया जाता है 1862 में। और 1903 ईस्वी की बात करता हूं तो यहाँ पे बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, देखिए 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के हिस्सों को लेकर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यदि जिला की बात करते हैं इस समय रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिला था। 1862 में संभागीय व्यवस्था आया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। और मध्य प्रांत के अंतर्गत जो है 5 संभाग बनाया गया, जिसमें सागर, जबलपुर, रायपुर, नागपुर और गोदावरी तालुक। देखिएगा इस समय जो बस्तर जो है गोदावरी तालुक के अंतर्गत आता था। ठीक, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं फिर से कि 1903 में बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में नाचक के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो देखिए नाचक के भीष्म पितामह दाऊद दुलासी मंगल जी को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं दाऊद दुलासी मंगल जी। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 1983 में किसे पद्मश्री सम्मान दिया गया था? तो देखिए सर्वप्रथम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मुकुटधर पांडे। ठीक, मुकुटधर पांडे को सर्वप्रथम जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इन्हें जो है 1976 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। लेकिन दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो है हबीब तनवीर। ठीक है, हबीब तनवीर को
1983 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1983, हबीब तनवी। ठीक है, लेकिन प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम नंबर पे मुकुटधर पांडे आते हैं 1976, और दूसरे स्थान पर जो है दूसरे नंबर पर वो है हबीब तनवी। लेकिन प्रश्न के आधार पे हम बात कर रहे हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हबीब तनवी। देखिए, छत्तीसगढ़ी धान का कटोरा के संपादक थे। ठीक है, यदि हम संपादक की बात करते हैं तो संपादक जी जो है वो है डॉक्टर विनय कुमार। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर विनय कुमार जो है धान का कटोरा के संपादक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 31 जुलाई। तो ध्यान रखेंगे, 25 जुलाई को 25 जुलाई को लोकसभा में, ठीक है, 25 जुलाई को लोकसभा में क्या होता है, प्रस्तुत होता है, और 31 जुलाई को लोकसभा से पारित भी हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 25 जुलाई को क्या हुआ, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, 31 जुलाई को पारित हुआ, 3 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ, 25 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया और यहाँ से कानून बन गया। और 1 नवंबर सन 2000 को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां क्रम का राज्य बनता है। ध्यान रखेंगे। और 2000 की बात करूँ तो 2000 में झारखंड और उत्तराखंड भी में आता है, और तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना 2014 में गठित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब बातों को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वीर शहीद गेंद सिंह की जमींदारी थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है परलकोट जमींदार के, परलकोट क्षेत्र के जमींदार थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको पहले ही बताया हूं कि 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ है। ठीक, और जहां ये जो है शहीद हो जाते हैं, यानी कि 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सब बातों को आप ध्यान में रख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के वीर शहीद गेंद सिंह की जमींदारी जो है वह है परलकोट जमींदारी है। ठीक है, इसका और डिटेल्स मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, आप एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।